गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है एक यात्रा यह भी। स्टैंडर्ड 9 हिंदी के अंदर हमारे एक बहुत ही बेहतरीन लेखक है जिसका नाम है राम दशरथ मिश्र। तो आइए सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं एंड फिर मैं आपको सुनाता हूँ ये कहानी। ठीक है, तो कौन है राम दशरथ मिश्र जी? राम दशरथ मिश्र जी का अगर नाम लेंगे तो ऐसा कहा जाता है हिंदी साहित्य के अंदर सबसे ऊंची कोटि के यानी कि प्रथम कोटि के साहित्य प्रकार है। और इसके अलावा व्यास जी सम्मानित, इसके अलावा भारत भारती पुरस्कार से भी उसको सम्मानित किया गया है। जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश, वहां के हिंदी संस्थान के अंदर भी ये प्रथम कोटि के शिखर सम्मानित किए गए हैं। उसकी काफी सारी बुक्स हैं जिसमें यहाँ पर है जल टूटता रहा, पानी के प्राचीर, बेरंग बेनाम चिट्ठिया, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। और इसके अलावा उसके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां और मेरी प्रिय कहानियां। आम के पत्ते ये आप जरूर देखिएगा, ये आप जरूर इस काव्य संग्रह को पढ़िएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत सी ये काव्य संग्रह है। तो ये हमारे राम दशरथ मिश्र जी है, वो सही में एक अच्छे कहानीकार, एक अच्छे काव्य लिखने वाले कवि और एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार के हिसाब से हिंदी जगत के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। ये बात आपको नोंद रखनी पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसके लेखक और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, चलिए अब हम जानकारी लेते हैं आज की कहानी का बोध। हमें क्या सीखने को मिलेगा आज की कहानी से? तो देखो, हमारे ये समाज जो है, हमारा जो ये देश है और ये विश्व है, उसकी उत्पत्ति अगर हम कह सकते हैं तो वो है नारी। तो नारी की बात है। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है ना। नारी सबसे बलवान, नारी सबसे शक्तिशाली और नारी का सम्मान, स्त्री की सुरक्षा, स्त्री सम्मान, आत्मीयता पूर्ण बातें आज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। क्योंकि दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की है जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की है शान ये औरत, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। यह एक आता ये भी कहानी जो कि रिक्शे वाले की है। तो ये रहा आपका रिक्शा, चलो बैठ जाइए, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पीछे वाली रिक्शा में मत बैठिएगा, है ना, देखो खतरा है वहां पर ये कहानी हम बात करेंगे, ये भाई साहब जो है, जो रिक्शा चलाने वाला है ना, उसकी कहानी आपको बताएंगे। तो क्या है कहानी? कहानी के अंदर हमारे जो लेखक महोदय है उसका नाम रखा गया है सत्यकेतु। ठीक है, तो लेखक महोदय यात्रा कहाँ की कर रहे हैं? ग्वालियर की। तो देखते हैं क्या होता है ग्वालियर की यात्रा। तो सबसे पहले लेखक अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। लेखक महोदय कहते हैं कि मैं यात्रा का बहुत ही भीरू इंसान हूँ, मुझे यात्रा से बहुत डर लगता है। यात्रा पर निकलते समय हमेशा मन में डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता का अनुभव होता है जब कुछ भी लोग, है ना, खासकर ऑटो वाले अंट शंट किराया मांग लेते हैं, कोई भी इंसान बगल में आके बैठ जाता है। तो हमेशा जो हमारे लेखक महोदय है वो यात्रा के थोड़े भीरू यानी कि डरपोक है। नए शहर में कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता हमेशा लेखक के मन में बनी रहती है। तो हुआ ऐसा कि एक बार हमारे लेखक महोदय को कहाँ जाना हुआ? ग्वालियर। तो इस बार एक डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। सोचा अकेले क्यों जाओ, चलो साथ में पत्नी को भी ले चलते हैं, एक से भले दो। तो पत्नी को भी साथ में ले लिया। इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी कि जब स्टेशन से उतरेंगे तो ऑटो वाले पीछे पड़ी जाएंगे। चलो अच्छा है पत्नी साथ में है तो थोड़ा समय भी पसार हो जाएगा। पर जैसे स्टेशन पे उतरे हमें ऑटो वालों ने घेर लिया। हम चुपचाप से धीरे 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 करके आगे बढ़ते गए।
तभी एक नवयुवक, ये जो है ना, वो नवयुवक ऑटो वाला हमारे साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर इस नवयुवक ने हमें आवाज दी, बाबूजी, आप आखिर कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, कोई और ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? आइए, बैठ जाइए बाबूजी। उसकी जिद थी या आवाज का आकर्षण था, हमें कुछ पता नहीं चला, पर हाँ, ये आवाज और ये जिद, ये आकर्षण हमें महसूस हो गया और हमने उसकी ऑटो में बैठना स्वीकृति दे दी, हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है, बैठ जाते हैं आपकी रिक्शा के अंदर। इस तरह से हमारे लेखक महोदय यानी कि सत्यकेतु जी रिक्शा में बैठ जाते हैं, रिक्शा आगे बढ़ती है। हमें जाना था डॉक्टर को मिलने के लिए। वो बहुत ही प्रेम भरी बातें कर रहा था, हमें डॉक्टर के यहाँ पर पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए गए जो भी वांछित उसने नक्की किए थे उतने पैसे दे दिए। डॉक्टर के घर पे जाके डिंग डोंग कॉल बेल दबाया, परंतु ये पता चला कि डॉक्टर साहब ने तो क्लिनिक की जगह बदल ही दी है। अब ऑटो वाला बिना हमारे कहे बाहर की साइड में इंतजार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया और उसने बोला कि आप कोई चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ, जहां पर भी क्लिनिक होगा वहां पर मैं आपको पहुंचा दूंगा। हमें वो वहां पर लेके गया। मैंने पूछा, पहले ये तो बताओ कितना पैसे लो, कितना पैसे दूं? उसने बोला, बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर पे आपको जाना था, वहां तक का किराया ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, अतिरिक्त हो गया है, तो आपको जैसा ठीक लगे ऐसा करिए। उसने पूछा कि बाबूजी, अब मुझे बताओ, अब डॉक्टर से तो मिल लिए, अब बताओ यहाँ से कहाँ जाओगे? मैंने बोला कि हमें होटल का नाम बताया कि भाई ये एक होटल है, हम वहां पर जाएंगे। तो उसने बोला, ठीक है भाई, एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं डॉक्टर के वहां पर टाइम लग जाएगा, तो फिर हम पता नहीं कितना टाइम लगे। तो उसने बोला कि भाई एक काम करो, तुम चले जाओ, यहाँ पर हमें देर लगेगी, देर हो जाएगी। उसने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं। वह कुछ बोला ही नहीं। हम डॉक्टर के पास से दिखाया, बातचीत हुई, उसने दवाइयां दे दी, और फिर जैसे हम बाहर निकले तो करीबन 1 घंटा भर हो गया होगा। हमने निकलते हुए देखा, वो तुरंत ही हमारे पास आके खड़ा हो गया। अब हमें महसूस होने लगा कि ये ऑटो वाला कुछ और ही है। वह हमारे भीतर घर कर गया था, अच्छा था, बातें भी अच्छी कर रहा था, सेवा भी कर रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। और हमने उसको बोला कि भाई एक हमारी होटल है, वहां पर ले जाओ। और फिर हमें वो होटल छोड़कर वापस से उसने हमें पूछा कि बाबूजी, मैंने बोला हाँ, आज बताओ, अब फिर कहाँ जाने वाले हैं? फिर कब मैं आऊँ आपको लेने के लिए, बताओ। अब मैंने बोला, अब कहाँ जाना है? अब कहाँ? बोला, क्यों? आप हमारे इस शहर में घूमेंगे फिरेंगे नहीं? आपको जहां जाना है, जहां घूमना है फिरना है, मैं आपको ले चलूंगा। वैसे यहाँ पर ये बताओ कब तक रहने वाले हैं? तो मैंने तुरंत बता दिया, लेखक महोदय कहते हैं कि कल शताब्दी की ट्रेन है, उससे हम लौट जाएंगे। अच्छा, तो फिर आपको घूमने के लिए कब लेने आओ, बताओ? बोला, भैया आज तो देखो थक गए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। बोला, ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे पता फोन कर दीजिएगा, बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपकी सेवा के अंदर। चलो ठीक है, बढ़िया है। पर अरे तुमने नाम तो नहीं बताया, क्या नाम है आपका? तो उसने बोला कि मेरा नाम, अच्छा मेरा नाम है मोहन। मोहन अच्छा नाम है। बोला, ठीक है। दूसरे दिन घुमाने का कार्य शुरू हो गया और बहुत ही प्रेम से बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, एक एक स्थान दिखाया, समझाया, और मुझे बाबूजी और मेरी पत्नी को अम्मा अम्मा करके संबोधित करने लगा। घूम घुमा कर होटल पे लौटे तो चाय पानी के लिए हमने उसको बुलाया कि भाई ऊपर आ जाओ, चलो। कमरे में बुला लिया हमने। वो बहुत संकोच कर रहा था। मैंने बोला, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ ऊपर। चाय पानी के साथ हमारे साथ बैठे, बातचीत हुई, थोड़ी पारिवारिक वार्ता शुरू हुई कि ये मेरी पत्नी है, इतने बच्चे, हम यहाँ पर रहते हैं, बताओ मोहन, तुम्हारी परिवार के बारे में बताओ। तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया। पत्नी ने पूछा, अच्छा बेटा, तुम ग्वालियर के हो कि कहीं और के हो? तो थोड़ा उदास हो गया, फिर बोला, नहीं अम्मा, हम तो मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया इसलिए हम यहाँ पर ग्वालियर में है। हमें लगा कि वह यह कहते कहते थोड़ा भर गया था, थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था उसके फेस पे, इसलिए हम चुप रह गए कि हो सकता है उसको अपनी बात ना शेयर करनी हो। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में मैं अपना घर है,
माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए हैं। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की थी और मेरे बड़े भैया है ना, वो तो वकील है, लॉयर लॉयर। और आपको पता है, मैं है ना, मैंने बीए पास कर रखा है। कोई नौकरी नहीं मिली ना तो बाबूजी बस ये रिक्शा चला रहा हूँ। फिर थोड़ा शांत हो गया वातावरण, एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि पता नहीं शायद उसके जीवन में कोई अवांछनीय घटना घट गई होगी, इसलिए आगे नहीं बता रहा होगा। उसे हमने छेड़ा नहीं, किंतु वापस से उसने अपनी कहानी शुरू कर दी और कहा कि मैं नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था और एक दिन भटक भटक कर मैं घर को लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक परिचित लड़की मिल गई। एकदम बदहवास हो गिड़गिड़ाती हुई बोली, मोहन मोहन मुझे बचा लो। मुझे लगा ये क्या हो गया इसके साथ, क्या हुआ। उसने मुझे बोला कि मेरे माँ बाप है ना, एक अगेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी कि तू उस खुसट के अगेड़ के साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं बहुत ही असमंजस में पड़ गया, अब क्या करूं, क्या कर जा सकते हैं, कर भी क्या सकता था। मैंने तुरंत ही उसको पुलिस स्टेशन की ओर लेकर चल पड़ा। वहां उसे ले गया और वहां के जो थानेदार थे उसको सारी हकीकत बयान कर दी कि देखो ऐसा हुआ है। वो जो थानेदार साहब थे वो कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है, क्या करे। थानेदार साहब फिर आगे बोले, इसकी एक एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को मैं हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है। आखिर इसके लिए भी क्या किया जा सकता है बताओ। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक थानेदार साहब बोले, तुम्हारी शादी हो गई है मोहन। मैंने ना बोलकर सिर हिलाया कि भाई नहीं हुई है। तो थानेदार साहब बोले, तो ठीक है, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते फिर। अब अचानक से आकस्मिक ये प्रस्ताव से मैं तो चकरा गया, किंतु कुछ पल के बाद इससे बुराई भी क्या थी ये भी मुझे विचार आया। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, पर सर आप इससे भी तो पूछ लीजिए। थानेदार साहब ने उस लड़की को भी पूछा, उसने भी स्वीकृति में सूचक में हाँ और सिर हिलाया। लेकिन अब वहां पर मोहन अटक जाता है लेकिन बोलकर। हमने भी पूछा, लेखक महोदय कहते हैं, क्या लेकिन मोहन क्या हुआ। तो मोहन बता रहा है कि बाबूजी लेकिन यह कि मेरी भाभी और उसकी जो बहन है, मेरी शादी मेरी भाभी उसकी बहन से करना चाहती है और यह बात तय भी हो चुकी थी, इसलिए थोड़ी मुझे परेशानी थी। तो बोला फिर क्या हुआ। फिर बाबूजी मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन को तो कोई भी अच्छा आदमी की शादी कर सकता है और शादी के लिए अच्छा लड़का मिल सकता है, वहां कोई संकट भी तो नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, लड़की परिचित भी है, तो सबसे अहम बात यह है कि ये अभी मुश्किल में है, संकट में है। इससे विवाह करना ये एक मानवीय होगा, एक ह्यूमैनिटी होगी, इसको प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वापिस से फिर लेकिन अब क्या हुआ। पर अब समस्या यह थी कि विवाह एकदम तो ना हो जाएगा, तुरंत थोड़ा होता है कि आज लड़की देखे हो तुरंत शादी कर ली। यदि लड़की के घर से फिर वहीं पर वही बेच दिया या फिर वापस से परेशानी हुई माता पिता की ओर से, तो क्या करूंगा मैं, साथ कहां पर उसको लेके जाऊंगा। घर पे जाऊंगा तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे और इसके माता पिता के वहां पर लड़की को रख दिया तो लड़की भगाने के जुर्म में मुझे पर केस कर देंगे इसके माता पिता। तब थानेदार साहब थे वो बहुत अच्छे थे, उसने तुरंत ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उसने बोला, तुम चिंता मत करो मोहन, कुछ दिन के लिए मैं इस लड़की को नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की के माता पिता के खिलाफ शिकायत भी लिखवा कर रख देता हूँ, इसलिए कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस तरह से हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब थे यानी कि थानेदार साहब थे वो काफी अच्छे थे। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, अरे वाह, यानी लेखक महोदय अपना जवाब दे रहे हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छे इंस्पेक्टर साहब है, अच्छे थानेदार साहब है कि जिसने इस तरह से तुम्हारा साथ दिया और इस तरह से लड़की की शादी तुमसे करवाई। तो तुरंत ही हमारे लेखक महोदय ने कहा, मोहन ऐसे थानेदार आजकल कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा हूँ कोई फिल्मी कहानी सुन रहा हूँ, लगता है कि कोई कहानी ही सुन रहा हूँ। उसने बोला, हाँ
आप सही कह रहे हो बाबूजी, लेकिन यह थानेदार साहब एक कवि थे, कवि। कवि सम्मेलनों में जाते थे, कविता पढ़ते थे, और इसी की कविता की मानवीय संवेदना उसके हृदय में भरी हुई थी। इसलिए उसने हमें मदद की, क्योंकि कवि लोगों के हृदय के अंदर मानवीयता, वेदना, संवेदना, है ना, फीलिंग्स होती है। तभी बोले कि हाँ हाँ, तब तो ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसे मसीहा दिखाई दे पड़ता है। हाँ, तभी ऐसा हुआ। तभी मोहन ने बोला, अच्छा, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे थोड़े ज्यादा खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, और दूसरा कि जिस लड़की से की वो कोई दूसरी जाति की थी, इसलिए भाई और भाभी नाराज हो गए। बोला, फिर तुम लोग क्या हुआ, इधर ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में तो अब हमारा निभाव होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु हाँ, यहाँ पर परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है। हाँ, सही बात कह रहे हो मोहन तुम। हाँ, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं, बस अब ऑटो का दामन थाम लिया और उसी से अब सवारा चल रहा है हमारा। वास्तव में तुम बहुत बड़े महान हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी के हित में बड़े बड़े लेक्चर झाड़ देते हैं, लेख और कविताएं लिखते रहते हैं कि नारी सशक्तिकरण करो, नारी को शक्ति बनाओ, नारी को शिक्षित बनाओ। किंतु तुमने तुमने अपने व्यवहार है नहीं, उसको उतारा अपने जीवन के अंदर। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशा देखकर उसे बचा भी लिया और उसे अपने जीवन के साथ सम्मान पूर्णक जीवन जीने का हक दिया। सही में मोहन, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। उसने कहा, बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार इसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है, इतनी अच्छी है वो लड़की। बोला, अच्छा। मोहन की ये कहानी हम पर छा गई थी और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया था, क्या बताओ। पर क्या करें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि गाड़ी का समय हो चुका था। मोहन हमें लेकर स्टेशन पे आ गया। उसे मैं 500 रुपए का एक नोट दिया कि ले मोहन, रख अपने लिए। और मैंने बोला, लीजिए। तो उसने बोला, नहीं नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, मैं नहीं ले सकता हूँ इतना। अरे नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ले जाओ इसे। बोला, नहीं बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लगा कि इससे मुझे अपने माँ बाप मिल गए हो। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और भी लोगों से मैं कमा लूंगा, पर ऐसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो लेखक ने कहा, बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोच। अगर ऐसा ही मैं तुमसे बिना पैसे दिए चला जाऊंगा तो ऐसा होगा कि जैसे मैं बेटे का शोषण कर रहा हूं। तो उसने भी बोला कि हाँ, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा ही है, अगर मैं इतना ज्यादा लूंगा तो शायद मैं आपका शोषण कर रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। यह कहकर उसने 500 रुपए के नोट में से 300 रुपए मुझे वापस कर दिए और 200 ले लिए। बोला कि मुझे इतना पराया मत कीजिए बाबूजी, पर हाँ, अब जब भी ग्वालियर आएगा तो मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही ना? बोला, हाँ है ना। और एक काम है। बोला, क्या, कौन सी शर्त रखनी है बताइए। बोला, वो ये बाबूजी कि ये 500 रुपये चुपचाप से तुम्हें लेने पड़ेंगे। इतने कहकर मैंने 300 रुपये उसकी जेब में रख दिए। जैसे कह रहा हो कि कैसी शर्त रख दी आपने बाबूजी। कुछ क्षण के बाद बोला, बाबूजी, आपका फोन नंबर तो मैंने फोन पर रख आ गया है, पर कभी कभी फोन कर लीजिएगा। बोला, ठीक है। हाँ भाई, शौक से करूंगा। अच्छा, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये तो बताइए बाबूजी कि आपका नाम क्या है, मैं तो ये पूछना ही रह गया। तब लेखक ने बताया, मेरा नाम है सत्यकेतु और ये है मेरी पत्नी कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तो वह आंखों में न जाने में कितना अपनापन लिए वह निहारता रहा, निहारता रहा, निहारता रहा। तो ये जो कहानी है वो थी मानवता की। ये जो कहानी थी स्त्री सम्मान की। बातें मत करो, कुछ करके दिखाओ। यही हमें ये चैप्टर, ये कहानी बता रही है कि सिर्फ ये बताओ कि मैं स्त्री का सम्मान करता हूँ,
तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी भाभी का सम्मान करो, है ना। और इतना सम्मान कर लोगे, दुनिया की हर नारी का सम्मान अपने आप से हो जाएगा। आशा करता हूं कि मैं आपको ये कहानी, ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा पाया हूंगा। अगला हम वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम करेंगे इसके प्रश्न और उसके उत्तर के साथ व्याकरण। आपको ये कहानी कैसी लगी? कुछ अगर गलती रह गई है, कुछ प्रॉब्लम्स लग रहा है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।